Welcome friends. Today we will see physical and chemical properties of non-metals. In the previous lecture we will see regarding the physical and chemical properties of metal. Now in this video lecture we will see physical and chemical properties of non-metals. Now first of all we will see what are the physical properties of non-metals. फिज़िकल प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर जो भी हम लोग देख सकते हैं या जिसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिएक्ट जिसमें हमें नहीं करना है, ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. तो जो नॉन मेटल्स है वो नॉन मेटल्स यहाँ पर मोस्टली सॉलिड होते हैं, बट कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं दीज आर इन गैशियस स्टेट. और अगर हम लोग ब्रोमीन देखते हैं तो दिस ब्रोमीन इज़ इन लिक्विड स्टेट. ब्रोमीन कौन सी स्टेट में रहेगा, यहाँ पर ब्रोमीन हमें लिक्विड स्टेट में यहाँ पर दिखता है. जैसे हमने देखा था कि मेटल्स जो होते हैं दे पजेस सम लस्टर, बट यहाँ पर नॉन मेटल्स में लस्टर होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए यहाँ पर जो नॉन मेटल्स हैं उसमें हमें लस्टर नहीं दिखता है. बट आयोडीन ऐसा एक नॉन मेटल है कि जिसमें हमें उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं आयोडीन के, वो हमें यहाँ पर शाइनी क्रिस्टल्स दिखते हैं. देन दिस नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. अगर हम लोग उसे कट करना चाहें तो उसे हम लोग कट कर सकते हैं. डायमंड विच इज़ एन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज़ एक्सेप्शन. डायमंड जो होता है वो सबसे हार्डिएस्ट एलिमेंट जो है वो है डायमंड, और नेचर में भी वो सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है. देन नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जो नॉन मेटल्स होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. जैसे हमने मेटल में देखा था कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरीके से अगर हम लोग नॉन मेटल देखते हैं तो ये नॉन मेटल्स दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. देन ग्रेफाइट an allotrope of carbon exception as it is a good conductor of electricity. हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में ग्रेफाइट जो होता है, या जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी देखते हैं तो उसमें ये जो ग्रेफाइट होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स. जैसे मेटल को हमने इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहा हुआ था, वैसे ही यहाँ पर जो नॉन मेटल्स हैं दीज आर द इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एज दे फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ पर बन जाते हैं. नाउ वी विल सी द रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. अब यहाँ पर क्या हो रहा है नॉन मेटल्स में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. अब जो नॉन मेटल्स हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहे हैं देन दे आर फॉर्म्स एन ऑक्साइड्स. और ये जो ऑक्साइड्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं दीज आर आइदर एसिडिक इन नेचर और न्यूट्रल इन नेचर. दोनों इसमें वो हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी यहाँ पर वो हो सकते हैं. जैसे कार्बन के साथ हम लोग यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं. कार्बन का अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है मीन्स पूरा का पूरा अगर यहाँ पर बर्न हो रहा है तो हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. ओके, और वही अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है मीन्स ऑक्सीजन का सप्लाई अगर हम लोग कम दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है जो कि न्यूट्रल स्टेट में हमें यहाँ पर मिलता है. देन रिएक्शन विथ सल्फर. Sulfur plus oxygen, there is a formation of sulfur dioxide SO2 and its nature is acidic. The next reaction is the reaction of non-metals with water. वाटर के साथ जब हम लोग रिएक्ट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, बट हैलोजन्स जो होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये जो हैलोजन्स है दीज हैलोजन्स आर द एक्सेप्शंस.
ठीक है, वो यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। और उसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं, दे डोंट रिएक्ट विद द वाटर। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं लिया है क्लोरीन। क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोराइड HOCl प्लस HCl। हाइपोक्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। देन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ ही हमें यहाँ पर नॉन मेटल की रिएक्शन करनी है। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होते या डाइल्यूट एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं होते, बट इसमें भी जो हैलोजेंस हैं, दीज आर द एक्सेप्शंस। जैसे क्लोरीन का ही एग्जांपल हमने लिया है। व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोब्रोमिक एसिड, बाय द हाइड्रोब्रोमिक एसिड रिएक्ट जब हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड Br2 ब्रोमीन वाटर इज फॉर्म देयर। ठीक है, Cl2 plus HBr gives us twice HCl hydrochloric acid plus bromine water. Then reaction of non-metals with hydrogen. अब हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, अगर हम लोग स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट अगर हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो नॉन मेटल्स हैं, दे आर रिएक्ट्स विद द नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, सल्फर प्लस हाइड्रोजन, इट विल गिव्स अस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S हमें यहाँ पर मिलता है। नाइट्रोजन हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3। दीज आर द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। देन हमारा नेक्स्ट टर्म है आयोनिक कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स क्या हैं? आयोनिक से ही हमें पता चलता है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द आयंस। जब आयंस कंबाइन हो रहे हैं, दैट टाइम देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। अब आयंस कौन से होते हैं? यस, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको हम लोग कटायन कहते हैं, और एक निगेटिवली चार्ज आयन जिसको हम लोग अनायन कहते हैं। तो ये दोनों कटायन और अनायन, ये दोनों जब कंबाइन होकर जो नया कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज द आयोनिक कंपाउंड। द कटायन एंड अनायन बीइंग अपोजिटली चार्ज्ड, देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जब कटायन और अनायन यहाँ पर साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन दोनों के बीच का, क्योंकि हमें पता है हमेशा अपोजिटली चार्ज स्पीशीज़ जो होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, वो यहाँ पर कंबाइन होकर फिर नया कंपाउंड फॉर्म होता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन इज कॉल्ड एज द आयोनिक कंपाउंड। द नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर इक्वल इन आयोनिक कंपाउंड्स, हेंस दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने नंबर ऑफ कटायंस हैं उतने ही नंबर ऑफ अनायंस भी वहाँ पर होंगे, और वो कंबाइन होने की वजह से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इक्वल यहाँ पर हो रहे हैं। तो जो कंपाउंड हमें यहाँ पर मिलता है, जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। उनका नेचर कैसे होता है? क्रिस्टलाइन में, जैसे क्रिस्टल्स उसके अलग अलग शेप के, निडल शेप बोलिए या स्पेरिकल शेप बोलिए, ऐसे अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स हमें यहाँ पर दिखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सॉल्ट जो होता है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो हमें उसके क्रिस्टल्स प्रॉपरली दिखते हैं। उसके से हम लोग कह सकते हैं कि दे हैव डेफिनेट शेप, स्मूथ एंड शाइनी भी ये होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। द अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स। हमेशा सभी क्रिस्टल्स हमें एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पूरे आयंस की अरेंजमेंट होती हैं वो यहाँ पर हमें अलग अलग दिखती है, और सभी के बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी होता है वो भी यहाँ पर अलग अलग हमें दिखता है, और उसी की वजह से जो शेप होता है आयोनिक कंपाउंड का वो यहाँ पर अलग होता है। द मेन फैक्टर
that determines the general crystalline structure has negative ions arranged around a positive ion and positive ions are arranged around the negative ions. मीन्स क्या होगा यहाँ पर, जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो हमेशा उसके सराउंडिंग में निगेटिवली चार्ज आयंस होंगे. वहीं इसी से उल्टा भी हो सकता है कि अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसके आजू बाजू में हमेशा पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर आयंस होंगे. अब यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग हो रहा है तो उस बॉन्डिंग में दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं. जैसे फर्स्ट फैक्टर इसमें है साइज ऑफ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस. उनका साइज़ कैसे, साइज़ बड़ा है या छोटा है, उसके अकॉर्डिंगली उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर डिपेंड होती है. एंड सेकेंड फैक्टर है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द आयन. इलेक्ट्रिकल चार्ज कौन सा उस पर आयंस पर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस पर भी हमारा आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड होती है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन द नेबरिंग आयंस विथ अपोजिट चार्जेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. इसमें क्या होता है, अपोजिटली चार्ज जो आयंस, कटायंस और अनायंस, ये जो हमारे साथ में आ रहे हैं उसकी वजह से जो आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होता है. और उसी की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयोनिक कंपाउंड्स का वो हमेशा हाई होता है. क्योंकि बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है टू कन्वर्ट दैट इनटू द मोल्टन स्टेट. इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी यहाँ पर ज़्यादा होता है. देन वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. क्या हमें करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर दो मेथड्स दी हुई हैं आयोनिक कंपाउंड को वेरीफाई करने के लिए. जैसे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर टू हीट द सॉल्ट सैंपल. सॉल्ट सैंपल को हमने क्या किया है, यहाँ पर हीट किया है. तो जब हम लोग स्पैचुला पर लेकर इस सॉल्ट सैंपल को हीट करते हैं तो जैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी अकॉर्डिंग टू दैट इट विल शोज अस द वेरिफिकेशन ऑफ दिस. मीन्स कौन सा कंपाउंड यहाँ पर होगा ये हम लोग यहाँ देख सकते हैं. और उसी के साथ साथ हम लोग उस सॉल्ट सॉल्यूशन की, मीन्स जो हमारा आयोनिक कंपाउंड है उसका एक्वस सॉल्यूशन लेकर हम लोग उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बनाकर उसमें अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो दोनों जो आयंस हैं वो आयंस यहाँ पर सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है. और उसके लिए जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं उसी टाइप से हमने ग्रेफाइट रॉड यहाँ पर लिया है और सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पर लिया है एंड दीज आर अटैच टू द इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, जैसे आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा या इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ट्रांसफ़र होते जाएंगे तो ये जो हमें यहाँ पर लैम्प दिख रहा है दिस लैम्प विल गेट्स ग्लो. ठीक है, उसका वो ग्लो होना स्टार्ट कर देगा. मीन्स हमें पता चलेगा उससे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कर रहे हैं. देन जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. अब आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ तो हमने देखी हुई है, उसमें हमें पता चलता है कि दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका डेफिनेट शेप है, हार्ड है. हार्ड किस लिए है, दैट आर हार्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में होता है अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में, और इसलिए ये जो होते हैं ये हार्ड होते हैं. दे आर जनरली ब्रिटल. उस पर अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक होना स्टार्ट कर देंगे. दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा होता है. दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल. उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये इनसोल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट्स में, वही अगर वाटर में देखेंगे तो यहाँ पर ये सोल्यूबल होते हैं. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड इन एन एक्वस सॉल्यूशन. दोनों इसमें मोल्टन स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र वहाँ पर हो सकता है, दैट्स वाई दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. अब इस टेबल में कुछ जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं.
और इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स है, जिसका हमने कहा था कि उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर उसके मेल्टिंग पॉइंट्स हमें 1000 के ऊपर भी यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग MgO का देखते हैं तो MgO का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 2852, वहीं उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज़ 3600। इस टेबल से हमें पता चलता है कि ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि अगर हम लोग हीट कर रहे हैं या उसको हम लोग फ्रीज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमें हमेशा ज़्यादा ही दिखता है।